इराक के सुनसान डेजर्ट में कई लाशें पड़ी थीं और हर एक के सिर में सिर्फ एक ही गोली लगी थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी, ये सब सिर्फ एक स्नाइपर ने किया था। साल 2007 का वक्त था। इराक वॉर अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट बुश ने जीत डिक्लेयर कर दी थी और अब वहाँ रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका था। इसी दौरान सार्जेंट मैथ्यूज और उसका साथी सार्जेंट आइजैक को एक खास मिशन पर भेजा जाता है। उन्हें इराक के सुनसान डेजर्ट के बीच एक ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट का ध्यान रखना होता है। लेकिन जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक डरावना नजारा देखने को मिलता है। साइट पर काम कर रहे सारे अमेरिकन वर्कर्स मरे हुए पड़े होते हैं। अब मैथ्यूज और आइजैक का मिशन बदल जाता है। अब उनका असली काम था उस किलर को ढूंढना जिसने इन सब वर्कर्स को मारा है। इसके बाद ही नए वर्कर्स को यहाँ भेजा जा सकता है। दोनों सोल्जर्स एक छोटी सी झाड़ी और पत्थरों के पीछे छुपकर पूरे एरिया को ऑब्जर्व करने लगते हैं। ऊपर से तपती हुई डेजर्ट की गर्मी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ होता है। इस तरह 20 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता। इतनी देर तक कुछ न होने की वजह से मैथ्यूज बोर होने लगता है। उसे लगता है शायद यहाँ अब कोई इराकी सोल्जर बचा ही नहीं है। वो ये भी सोचने लगता है कि शायद किसी ग्रुप ने यहाँ अटैक किया होगा और अपना काम खत्म करने के बाद वहाँ से चला गया होगा। लेकिन आइजैक को बात कुछ और ही लग रही थी। उसने ध्यान से पूरे एरिया को ऑब्जर्व किया। तभी उसने एक अजीब चीज नोटिस की। वहाँ कहीं भी किसी बड़े ग्रुप के आने जाने के निशान नहीं थे और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वहाँ पड़े सारे बॉडीज के सिर पर ही गोली लगी हुई थी। यानी हर एक किल परफेक्ट हेडशॉट था। आइजैक तुरंत समझ जाता है कि ये काम किसी आम सोल्जर का नहीं हो सकता। उसके हिसाब से ये सब इराक के एक लेजेंडरी प्रोफेशनल स्नाइपर का काम है जिसे लोग जुबा के नाम से जानते हैं। इस नाम से अमेरिकन सोल्जर्स भी डरते हैं। मैथ्यूज को आइजैक की बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि सिर्फ एक स्नाइपर के लिए इतने सारे लोगों को 30 सेकंड के अंदर मार देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। काफी देर तक वेट करने के बाद आखिरकार मैथ्यूज का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब उसे खुद नीचे जाकर साइट को करीब से चेक करना चाहिए। जाने से पहले वो आइजैक से कहता है कि वो ऊपर से कवर दे। इसी दौरान आइजैक बताता है कि उसकी घड़ी की बैटरी खत्म होने वाली थी और उसे जल्दी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। मैथ्यूज मजाक करते हुए कहता है कि उसने अब तक बैटरी क्यों नहीं बदली। लेकिन आइजैक के लिए वो वॉच सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, वो उसके एक शहीद साथी की निशानी थी, इसलिए उसे बदलना उसके लिए एक अहम बात थी। इधर मैथ्यूज धीरे धीरे एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाकर क्लूज ढूंढने लगता है। जब वो ध्यान से बॉडीज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हर एक इंसान की डेथ हेडशॉट से हुई है। अब मैथ्यूज को भी लगने लगता है कि शायद आइजैक की बात सच हो सकती है। फिर वो साइट के बिल्कुल सेंटर में जाकर खड़ा होता है ताकि वो ये समझ सके कि स्नाइपर ने किस डायरेक्शन से फायर किया होगा। ऊपर से आइजैक लगातार उसे वार्न करता रहता है कि वहाँ ज्यादा देर खड़े रहना सेफ नहीं है, इसलिए उसे तुरंत वापस आ जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक एक तेज गन शॉट गूंज उठता है और अगले ही पल मैथ्यूज जमीन पर गिर पड़ता है। उसके पेट में गोली लग चुकी थी और दर्द से वो बुरी तरह तड़प रहा था। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर आइजैक तुरंत उसकी मदद के लिए आता है। वो जिगजैग पैटर्न में दौड़ता है ताकि स्नाइपर की अगली गोली से बच सके। लेकिन जैसे ही वो मैथ्यूज के पास पहुंचने वाला होता है, एक और गोली चलती है। इस बार गोली सीधा आइजैक के पैर में लगती है। अब सिचुएशन और भी खतरनाक हो चुकी थी। मजबूरी में आइजैक को मैथ्यूज को वहीं छोड़कर पीछे हटना पड़ता है और वो लड़खड़ाते हुए भागकर एक टूटी हुई दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। तेज दर्द के बावजूद मैथ्यूज अभी भी जिंदा था। वो तुरंत रेडियो पर आइजैक से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि बेस को कॉल करके बैकअप मंगाए। लेकिन सबसे पहले आइजैक अपने पैर की तरफ देखता है जहां गोली लगी थी। जख्म काफी गहरा और खतरनाक लग रहा था। खून को रोकने के लिए आइजैक तुरंत अपनी बेल्ट निकालकर पैर पर कसकर बांध लेता है ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके। उसके बाद वो अपना रेडियो बैग उठाता है और बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे एक बुरी खबर मिलती है। रेडियो पर कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा था। ध्यान से चेक करने पर पता चलता है कि स्नाइपर ने उनकी रेडियो एंटीना को गोली मारकर तोड़ दिया था। मतलब अब उनका बेस से कांटेक्ट कंप्लीटली कट हो चुका था। तभी मैथ्यूज दोबारा आइजैक से कांटेक्ट करता है। वो कहता है कि आइजैक स्नाइपर पर नजर रखे ताकि वो उसे टारगेट कर सके। लेकिन आइजैक उसे वार्न करता है कि अगर मैथ्यूज जरा भी मूवमेंट करेगा तो स्नाइपर तुरंत नोटिस करके फिर से गोली चला देगा। पर मैथ्यूज उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इधर आइजैक अपनी तरफ से स्नाइपर को देखने की कोशिश करता है। वो अपनी नाइफ की मदद से टूटी हुई दीवार में एक छोटा सा होल बनाने लगता है ताकि उसमें से राइफल का स्कोप बाहर निकालकर एरिया को ऑब्जर्व कर सके। लेकिन जैसे ही वो होल बना रहा होता है, ऊपर से कुछ पत्थर गिरने लगते हैं और उनमें से एक पत्थर उसे लग जाता है जिससे उसकी उंगली इंजर्ड हो जाती है। उधर मैथ्यूज भी हिम्मत करके अपनी राइफल उठाने की कोशिश करता है,
लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत और खराब हो चुकी थी और कुछ ही टाइम बाद वो बेहोश हो जाता है। अपने दोस्त की हालत देखकर आइजैक समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसका भी वही हाल होने वाला है, इसलिए वो एक बहुत ही दर्दनाक डिसीजन लेता है। वो ब्लेड की मदद से अपने पैर के जख्म को खोलकर बुलेट बाहर निकालने लगता है। ये प्रोसेस इतना पेनफुल था कि आइजैक की सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन किसी तरह वो गोली निकालने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो जल्दी से जख्म पर बैंडेज बांध लेता है, लेकिन इतना सब सहने के बाद उसकी बॉडी और दिमाग दोनों ही थक चुके थे और कुछ ही टाइम में आइजैक भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब आइजैक की आंख खुलती है तो उसे अपने ईयरपीस में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि बेस से एक ऑफिसर उसे कांटेक्ट कर रहा है। ये सुनते ही आइजैक तुरंत पूरी सिचुएशन रिपोर्ट करने लगता है और बेस से मेडिकल सप्लाईज और बैकअप भेजने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन बात करते करते आइजैक को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। वो ऑफिसर उससे बहुत ही अजीब और अननेसेसरी सवाल पूछने लगता है। सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि वो आइजैक से कहता है कि या तो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ या फिर खड़े होकर हवा में गोली चलाओ ताकि हेलीकॉप्टर्स उन्हें इजीली लोकेट कर सके। आइजैक तुरंत समझ जाता है कि ये बात बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अगर वो ऐसा करता है तो स्नाइपर को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी और उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब आइजैक उस आदमी की बातों पर और ध्यान देने लगता है और तब उसे एक और चीज नोटिस होती है। उस आदमी का एक्सेंट अमेरिकन नहीं था। तभी आइजैक समझ जाता है ये कोई अमेरिकन ऑफिसर नहीं है, ये वही डेंजरस इराकी स्नाइपर था जिसका नाम जुबा है। उसने रेडियो फ्रीक्वेंसी हैक करके आइजैक को ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन आइजैक उसकी चाल में नहीं फंसता। वो तुरंत उसे पहचान लेता है और सीधा कहता है कि वो समझ गया है कि सामने कौन है। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जुबा कॉल कट नहीं करता। इसके बजाय वो आइजैक से अजीब अजीब पर्सनल सवाल पूछने लगता है, जैसे कि वो उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता हो। आइजैक फिर से रेडियो को चेक करता है और बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो अभी भी काम नहीं कर रहा था। उधर जुबा लगातार अजीब और बेकार सवाल पूछता रहता है और जब आइजैक उससे बात करने से मना कर देता है तो जुबा उसे धमकी देता है। अगर आइजैक उससे बात नहीं करेगा तो वो मैथ्यूज को दोबारा गोली मारेगा, क्योंकि मैथ्यूज अभी भी जिंदा हो सकता है और अगर जुबा ने दोबारा गोली चला दी तो शायद उसकी जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। मजबूरी में आइजैक थोड़ी देर बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जुबा से कहता है कि बात शुरू वो खुद करे, लेकिन आइजैक के दिमाग में एक और प्लान चल रहा था। बात करते करते वो जमीन की मिट्टी पर साइट का एक रफ मैप बनाना शुरू कर देता है। उसका मकसद था बुलेट की ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करना, ताकि ये पता लगाया जा सके कि स्नाइपर किस जगह पर छुपा हो सकता है। इधर जुबा बात करते हुए कहता है कि वो कोई सोल्जर नहीं है, बल्कि एक आम इराकी सिटीजन है जो सिर्फ अपने देश को बचाना चाहता है। फिर वो आइजैक से उसके फैमिली के बारे में बताने को कहता है, लेकिन आइजैक कुछ भी कहने से तुरंत मना कर देता है। इसके बाद आइजैक उल्टा जुबा का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि जुबा जिनको मार रहा है वो असल में इराक को डेवलप करने आए हुए लोग थे। वो लोग स्कूल्स, पाइपलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने आए थे जिससे लोकल इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है और लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती थी। ये बात सुनकर जुबा हंसने लगता है। वो कहता है कि आइजैक बहुत भोला है। जुबा के मुताबिक यहाँ से जो पैसा कमाया जाएगा वो आखिरकार वापस अमेरिका ही भेज दिया जाएगा। समय बीतता जाता है और जुबा लगातार आइजैक से अलग अलग सवाल पूछता रहता है, लेकिन आइजैक अब भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था। तब जुबा दोबारा मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन इस बार आइजैक को उसकी बात पर उतना भरोसा नहीं होता। आइजैक सोचता है कि शायद जुबा सिर्फ उसे डराकर बात करना चाहता है, और जैसे ही आइजैक इस बात पर यकीन करने लगता है, जुबा डिसाइड करता है कि उसे अपनी खतरनाक सच्चाई प्रूव करनी पड़ेगी। जुबा एक ऐसी बात कहता है जिसे सुन आइजैक के होश उड़ जाते हैं। वो मैथ्यूज के राइफल स्कोप के पिछले ओनर का नाम बताता है। इसका मतलब एक ही था, जुबा शुरू से उनकी हर बात सुन रहा था जब से वो दोनों इस जगह पर आए थे। आइजैक समझ जाता है कि सिचुएशन उसकी सोच से भी ज्यादा डेंजरस है। इसी बीच उसकी नजर एक डेड सोल्जर पर पड़ती है जिसके पास एक रेडियो पड़ा होता है। आइजैक तुरंत एक प्लान बनाता है। वो धीरे धीरे उस डेड बॉडी को घसीटकर दीवार के किनारे तक ले आता है ताकि वो रेडियो तक पहुंच सके। उसे लगता है कि अगर वो थोड़ा सा सहारा ले तो बिना खुद को एक्सपोज किए रेडियो तक हाथ पहुंचा सकता है। इसके बाद आइजैक अपनी पानी की बोतल से एक घूंट पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बोतल को उठाता है उसे पता चलता है कि बोतल बिल्कुल खाली है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बोतल में एक छोटा सा होल है, और तब जुबा रेडियो पर हंसकर कंफर्म करता है कि ये होल उसने जानबूझकर फायर करके बनाया था। जुबा बताता है कि उसने एक भी शॉट मिस नहीं किया था।
उसने जानबूझकर आइजैक की बोतल, रेडियो एंटीना और उसके पैर पर गोली चलाई थी। उसका मकसद आइजैक को तुरंत मारना नहीं था, बल्कि उसे ऐसी सिचुएशन में डालना था जहां वो धीरे धीरे तड़प कर मरे। और जुबा के लिए सबसे ज्यादा मजे की बात ये थी कि वो कम्युनिकेटर के थ्रू आइजैक की आखिरी सांसें भी सुन सकेगा। इधर आइजैक को जमीन पर वो बुलेट मिल जाती है जो उसके पैर में लगी थी। वो तुरंत बैंडेज खोलकर बुलेट को ध्यान से देखने लगता है। बुलेट के शेप और साइज को देखकर वो जुबा के वेपन का मॉडल कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। बात करते करते आइजैक कुछ ऐसे टेक्निकल सवाल पूछता है जो असल में स्नाइपर की पोजीशन और वेपन को समझने के लिए थे। इसी दौरान गुस्से में आइजैक जुबा को टेररिस्ट कह देता है, लेकिन ये सुनकर भी जुबा गुस्सा नहीं होता बल्कि हंसने लगता है। वो कहता है कि असल में टेररिस्ट कौन है ये सबको पता है। उसके मुताबिक अमेरिकन ही वो लोग हैं जो दूसरे देशों में घुसकर हाथ में वेपन्स लेकर लोगों को मारने आते हैं। जब जुबा बात कर रहा होता है तभी आइजैक अपना काम जारी रखता है। वो मिट्टी में बनाए हुए मैप पर और कैलकुलेशंस करता है, फिर धीरे से अपनी राइफल का स्कोप यूज करके एरिया को ऑब्जर्व करता है। काफी देर तक एनालिसिस करने के बाद आइजैक आखिरकार एक डिसीजन पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि जुबा एक बड़े से कचरे के ढेर के नीचे छुपा हुआ है, मतलब वो आदमी काफी देर से उन्हीं कचरे के ढेर में छुपा बैठा है। ये सब देखकर आइजैक समझ जाता है कि ये कोई आम स्नाइपर नहीं हो सकता। ये आदमी सच में बहुत ही ट्रेन्ड और प्रोफेशनल है। लेकिन जब आइजैक उसे लेजेंडरी स्नाइपर जुबा कहकर बुलाता है तो वो मना कर देता है। वो दोबारा वही बात कहता है कि वो सिर्फ एक आम इराकी आदमी है। आइजैक उसकी एक्सेंट को सुनकर एक और गेस लगाता है। उसे लगता है कि शायद जुबा पहले यूएस आर्मी में था और बाद में उनसे अलग हो गया। लेकिन जुबा उसकी इस थ्योरी को भी सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ उन लोगों को मारता है जो पहले उस पर अटैक करते हैं। इसके बाद कुछ टाइम के लिए आइजैक भी अपनी जिंदगी की एक पर्सनल कहानी शेयर करता है। वो बताता है कि बचपन में उसकी अपने बेस्ट फ्रेंड से कैसे मुलाकात हुई थी और बड़े होकर दोनों ने साथ में आर्मी ज्वाइन की थी। लेकिन अब डिहाइड्रेशन और थकान आइजैक पर असर दिखाने लगती है। उसकी बॉडी कमजोर हो चुका था और कुछ ही देर में वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। बेहोशी जैसी हालत में उसे जुबा की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि वो आइजैक की लाश के साथ भी कुछ खतरनाक करेगा। ये सुनते ही आइजैक किसी तरह खुद को संभालता है और फिर जुबा को चकमा देने के लिए एक नया प्लान बनाता है। आइजैक अपनी राइफल पर जैकेट और हेलमेट लगाकर उसे दीवार के ऊपर से हिलाने लगता है ताकि जुबा को लगे कि कोई सोल्जर वहां खड़ा है। लेकिन जुबा इतना आसान शिकार नहीं था। वो तुरंत समझ जाता है कि ये सिर्फ एक ट्रिक है। अचानक हेलमेट राइफल से फिसलकर दीवार के दूसरी तरफ गिर जाता है। अब सिचुएशन और भी खराब हो चुकी थी क्योंकि अब आइजैक के पास अपने सिर को बचाने के लिए भी कुछ नहीं था। आइजैक को तुरंत समझ आ जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। थोड़ा वक्त और गुजर जाता है। गर्मी, डिहाइड्रेशन और दर्द की वजह से आइजैक की हालत और खराब होने लगती है। आखिरकार मजबूर होकर वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है। वो अचानक दीवार के पीछे से भागकर जमीन पर पड़े एक डेड सोल्जर की तरफ दौड़ता है। जुबा तुरंत लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन आइजैक किसी तरह जिगजैग दौड़ते हुए सभी बुलेट्स से बच जाता है। वो जल्दी से उस डेड सोल्जर का बैग और रेडियो उठा लेता है और फिर वापस भागकर दीवार के पीछे आ जाता है। बैग खोलने पर आइजैक को अंदर पानी की बोतल और कुछ कैंडीज मिलती हैं। वो बिना देरी किए पानी पीता है और कैंडीज खा लेता है ताकि थोड़ी एनर्जी मिल सके। लेकिन जब वो रेडियो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये रेडियो भी काम नहीं कर रहा। आइजैक का ये रिस्क लेना जुबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पनिशमेंट के तौर पर जुबा दीवार पर गोली चला देता है जिससे आइजैक के राइफल स्कोप को काफी नुकसान पहुंचता है। इसी बीच अचानक आइजैक को ईयरपीस में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ध्यान से सुनने पर उसे पता चलता है कि वो मैथ्यूज की आवाज है, मतलब मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही आइजैक जोर से स्नाइपर की पोजीशन मैथ्यूज को बताता है। मैथ्यूज तुरंत एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा निकालता है जिसे वो आईने की तरह यूज करके दूर पड़े कचरे के ढेर को देखने की कोशिश करता है। इधर मैथ्यूज बहुत धीरे धीरे हिलते हुए अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है और तब तक आइजैक जुबा को बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाता रहता है। इसी कन्वर्सेशन के दौरान आइजैक को पता चलता है कि जुबा कभी बगदाद में एक टीचर हुआ करता था, लेकिन एक दिन अमेरिकन अटैक में उसका एक स्टूडेंट मारा गया और उस दिन के बाद उसने बदला लेने का फैसला कर लिया। फिर वो एक और शॉकिंग बात बताता है। जिस टूटी हुई दीवार के पीछे आइजैक छुपा हुआ है वो असल में उसी स्कूल की दीवार है जहां जुबा पढ़ाता था। अब जुबा फिर से आइजैक से सवाल पूछने लगता है जबकि आइजैक अपने डैमेज हो चुके स्कोप को संभाल रहा होता है, लेकिन आइजैक उसके सवालों का जवाब देने से मना कर देता है। तब जुबा फिर से मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है। अपने दोस्त को बचाने की कोशिश में आइजैक मजबूर होकर एक पर्सनल बात एक्सेप्ट करता है। वो बताता है कि उसके पास अपने एक
पुराने दोस्त की यादें हैं जो एक मिशन के दौरान आइजैक की एक गलती की वजह से मर गया था और तब से आइजैक खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। इसी दौरान मैथ्यूज चुपके से अपनी राइफल उठाता है। वो कचरे के ढेर की तरफ अंधाधुंध एम करता है और अपनी राइफल की सारी बुलेट्स चला देता है। उसका मकसद जुबा को ये दिखाना था कि ये गोलियां आइजैक चला रहा है ताकि स्नाइपर का ध्यान उस तरफ चला जाए। लेकिन जैसे ही मैथ्यूज अपनी राइफल रीलोड करने वाला होता है तभी अचानक जुबा की गोली उसके कंधे में लगती है। गोली लगने की वजह से मैथ्यूज पीछे की तरफ गिर पड़ता है। ये देखकर आइजैक तुरंत मैथ्यूज को चिल्लाकर कहता है कि वो रेंगते हुए उसकी तरफ आए ताकि वो दीवार के पीछे सेफ हो सके। जैसे ही आइजैक दीवार के किनारे तक पहुंचकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है तभी जुबा एक और गोली चला देता है और इस बार गोली सीधा मैथ्यूज के सिर में लगती है, जिससे कि मैथ्यूज की वहीं पर मौत हो जाती है। अपने दोस्त को इस तरह मरते देखकर आइजैक पूरी तरह टूट जाता है। उसकी हिम्मत और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों ही खत्म हो चुकी थी। वो रेडियो पर रोते हुए कहता है कि वो बस घर जाना चाहता है। तब जुबा उससे कहता है अगर आइजैक सच में यहाँ से जाना चाहता है तो वो उस पर गोली नहीं चलाएगा। आइजैक को जुबा की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि शायद ये भी स्नाइपर की कोई नई चाल होगी। थोड़ी देर बाद जुबा एक और सवाल पूछता है। वो आइजैक से पूछता है कि जब वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है तो फिर वो अभी भी यहाँ क्या कर रहा है। आइजैक कुछ टाइम के लिए चुप हो जाता है, जैसे वो किसी पुरानी याद में खो गया हो। फिर वो एक सच बताता है। वो कहता है कि वो यहाँ इसलिए है क्योंकि असल में उसने ही अपने पुराने दोस्त को मारा था। दरअसल एक मिशन के दौरान आइजैक एनिमी को टारगेट कर रहा था, लेकिन गलती से उसकी गोली उसके अपने स्नाइपर पार्टनर को लग गई। उसका दोस्त वहीं मर गया, लेकिन आइजैक ने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। उसने सबको झूठ बोल दिया था कि उसका दोस्त एनिमी की गोली से मरा है। ये गिल्ट तब से आइजैक के अंदर ही अंदर उसे खा रहा था। तभी अचानक आइजैक को रेडियो में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि शायद अमेरिकन कम्युनिकेशन वापस कनेक्ट हो गया है। खुशी में वो तुरंत सिग्नल चेक करने के लिए रेडियो की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसकी ये खुशी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही रहती है। आइजैक आवाजें तो सुन पा रहा था, लेकिन रेडियो डैमेज होने की वजह से वो कोई मैसेज भेज नहीं पा रहा था। और तब उसे एक और हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। उस कन्वर्सेशन में जुबा भी शामिल हो जाता है। वो किसी अमेरिकन सोल्जर की आवाज में आइजैक का नाम लेकर हेल्प मांगने लगता है। तब आइजैक को अचानक पूरा सच समझ आ जाता है। जुबा काफी टाइम से अमेरिकन कम्युनिकेशन हैक कर रहा था। वो रेडियो पर खुद को एक इंजर्ड सोल्जर बताकर बैकअप टीम को यहाँ बुला लेता था और जब वो सोल्जर्स हेल्प के लिए यहाँ पहुँचते तो जुबा उन सबको आसानी से मार देता। आइजैक पूरी कोशिश करता है कि रेडियो कन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर सके, लेकिन उसका रेडियो काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ देर बाद थकान और दर्द की वजह से आइजैक फिर से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक तेज और दर्दनाक एहसास से जागता है। एक काला कौवा उसके जख्मी पैर पर बैठकर उसे नोच रहा था। अब आइजैक एक रस्सी और लकड़ी की मदद से मैथ्यूज की राइफल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद वो राइफल को वापस हासिल कर लेता है। तभी अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई देती है। अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स एरिया में पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये सब एक ट्रैप है। आइजैक समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो आने वाले सोल्जर्स भी जुबा के शिकार बन जाएंगे। उन्हें बचाने के लिए आइजैक तुरंत दीवार को जोर से धक्का देता है। टूटी हुई दीवार गिर जाती है और पूरी जगह धूल का बड़ा सा बादल बन जाता है, जिससे कुछ देर के लिए जुबा को आइजैक की एग्जैक्ट पोजीशन देखना मुश्किल हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर आइजैक कचरे के ढेर की तरफ लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसकी गोली जुबा को लगी है या नहीं। सच जानने के लिए आइजैक पहली बार अपनी कवर पोजीशन से खड़ा हो जाता है और तब उसे एक अजीब बात नोटिस होती है। जुबा की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हो रही थी। इससे आइजैक को लगता है कि शायद उसने जुबा को मार दिया है। कुछ ही टाइम बाद हेलीकॉप्टर लैंड करता है और सोल्जर्स तुरंत आइजैक को स्ट्रेचर पर उठाकर मेडिकल ट्रीटमेंट देने लगते हैं। आइजैक बेचैनी से उन्हें जुबा के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के इंजन्स की तेज आवाज में उसकी बात कोई क्लियरली सुन नहीं पाता। फिर हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है और तभी अचानक नीचे से गोलियों की आवाज आती है। जुबा अभी भी जिंदा था। वो हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर देता है। एक एक करके मेडिक्स को गोली लगती है और कुछ ही सेकंड में वो सब मर जाते हैं। उसके बाद जुबा पायलट को भी गोली मार देता है। कंट्रोल खोने के बाद हेलीकॉप्टर तेज स्पीड से नीचे गिरने लगता है और कुछ ही पल में जमीन पर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में आइजैक की भी तुरंत मौत हो जाती है। अजीब बात ये थी कि जुबा ने टेक्निकली आइजैक को गोली नहीं मारी। इस तरह उसने अपनी बात भी निभाई कि अगर आइजैक यहाँ से जाना चाहे तो वो उसे शूट नहीं करेगा। उसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।